नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी की, जो 23 तारीख को रीट का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसकी हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। दोस्तों, 24 तारीख और जो 24 तारीख में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हुए थे दोस्तों, यदि आपने उन पेपरों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके आप अपनी जो आंसर की है उसे मिलान कर सकते हैं। हमने लगभग सभी पेपर सोल्व कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है हरी एग्ज़ाम पॉइंट। तो आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी चीज़ें पहुंचा सके। और यदि आप ये वहाँ पे नहीं मिलता है तो दोस्तों, हम जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम जो चैनल हैं उसमें जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे चैनल की तरफ। और बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें, क्वालिटी की चीज़ें आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। और दोस्तों, आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए हम पहला प्रश्न करते हैं यहाँ पर। विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित है? तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे कम समय लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन और केवल आंसर की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषा विकास नोम चोम्स्की ने दिया था। आगे हम बात करते हैं, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जनजात। ये इसका सही आंसर हो जाएगा जनजात। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो दोस्तों, व्यक्तित्व वाला जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित नहीं किया? उन्होंने केवल व्यक्तित्व के बारे में बात ही नहीं की। तो दोस्तों, केटल ने तो व्यक्तित्व के बारे में बताया है, सिगमंड फ्राइड ने बताया है, अल्पोर्ट ने बताया है, लेकिन जो B.F. स्किनर हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में कोई बात नहीं कही। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो C नंबर ऑप्शन है यहाँ पे, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, सी आंसर इसका राइट। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो एक बालक की जो वृद्धि है उससे कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, हमारी शारीरिक रूप से इसमें जो होता है वृद्धि का जो संबंध है वो शरीर से होता है, शरीर में वृद्धि से। तो दोस्तों, पोषण से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, निद्रा भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ तत्व है, और स्वास्थ्य तो है ही। और तो दोस्तों, इसका बिल्कुल ये जो अधिवास है वातावरण से संबंधित हो गया, ये हमारे शरीर से संबंधित नहीं हुआ। क्योंकि बच्चा यहाँ पे इंडिया में पैदा हो या अमेरिका में पैदा हो या ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, उसका वातावरण का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वृद्धि में वातावरण का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? क्या पूछा है दोस्तों? संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम बात करें 7 नंबर प्रश्न की। बहुबुद्धि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है? तो दोस्तों, जो गार्डनर थे उन्होंने अंतर्व्यक्ति और जो पराव्यक्ति है उसकी बुद्धि की बात की गई है। यहाँ पे की गई है दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि की, और यहाँ पे इन्होंने बात कही है अस्तित्वकारी बुद्धि की भी बात कही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगी बुद्धि, इन्होंने कोई बात नहीं की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो रचनात्मकता चिंतन का कौन से प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, डी नंबर ऑप्शन राइट है। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है या किया गया है?
तो मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ में प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो मतलब दोस्तों ये नहीं है नोट इसमें बहुत सारे आए हैं, नहीं है को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर। बिल्कुल इसका आंसर होगा स्थिर, स्टेबल इसका सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? तो दोस्तों अधिगम अक्षमता की बात करें तो इसको कहा जाता है दोस्तों डिसलेक्सिया। पढ़ने में जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कोश समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो कोश समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चिंता है ये भी हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ है, उदासीनता है और असुरक्षा बिल्कुल। लेकिन जो ये व्यवहार की बात कर रहे हैं व्यवहार की, तो व्यवहार एक तरह से आक्रामकता जो होता है एक तरह से व्यवहार होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों विशेष जो बालक होते हैं उनके लिए कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं है? तो पाठ्यक्रम का विविधीकरण ये तो ठीक है, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास ठीक है ये भी, और विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और भिन्न शिक्षण विधियाँ। तो इसमें मुझे लगता है जहाँ तक इसका सही आंसर होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन भिन्न शिक्षण विधियाँ। आगे हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझता है? तो मतलब यहाँ पे जो पावलोव हैं इनकी बात की गई कि मतलब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हैं तो अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो किसके द्वारा समझाया जाता है दोस्तों इसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, साहचर्य एसोसिएशन। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो प्रतिबिंबन है ये भी है, तर्क है ये भी है, कल्पना है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा जो परिपक्वता। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या है अधिगम से संबंधित नहीं है, बालकों के अधिगम के लिए संबंधित नहीं है परिपक्वता, क्योंकि परिपक्वता तो एक नेचुरल चीज़ है और बच्चा जो जो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या है समझ विकसित होगी, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगी, स्थायी नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक होती है, इसलिए इसके सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता। तो दोस्तों हमने 16 प्रश्न कर लिए। तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेते आएंगे और आपको उनका लाभ मिल सके, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है हरी एग्ज़ाम पॉइंट। आप जैसे टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये जो फोर्थ शिफ्ट हुई थी 24 तारीख को, इसमें भी आया था पुरस्कार एवं दंड वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है साहब। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, तो इसको देखते हैं। और अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है साहब। और अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो दोस्तों अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। ये तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल इसमें सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया, मतलब प्रस्तावित किया गया? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ डी नोवाक। जो मानचित्रण जो अवधारणा है ये दी थी
जोसेफ डी नोवाक ने। आगे 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों इसमें एक तो संज्ञानात्मक शिक्षण होता है, भावात्मक होता है, और एक होता है मनोगत्यात्मक, जिसको संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो संबंधित नहीं है, ये वर्णनात्मक जो शिक्षण है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे जो नैसर्गिक जो विचार हैं, उनकी जो एकत्रित करने की जो विशिष्ट समस्या के लिए जो समाधान की जो रचनात्मकता की जो विधि है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मस्तिष्क विप्लन युक्ति, अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों नहीं का आपका बहुत ध्यान रखना था, तो इसमें नहीं ज़्यादा पूछे गए हैं। तो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें प्रगति और परिणाम ये तो है, अंतर्व्यक्ति समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना और आकांक्षा स्तर। तो दोस्तों इसमें एक तो आकांक्षा स्तर और एक सी नंबर ऑप्शन है, इन दोनों में डाउट है। तो दोस्तों दोनों ही इसका आंसर हो सकते हैं, या फिर जो फाइनल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी उसमें इसको क्या माना जाता है, तो आपको बोर्ड का इंतज़ार भी करना होगा। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा तथा आलोचना। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो दोस्तों बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के सीखना इसका मुख्य दर्शन है। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो प्रावधान है वो भी है, बिल्कुल एसएमसी है इसमें। और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन ये भी बिल्कुल है। और अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे जो प्रति सप्ताह अध्यापक के लिए जो पढ़ाने के जो कार्य घंटा है वो 45 होते हैं, इसमें 60 दिया हुआ है, तो ये गलत आंसर है इसका। तो इसमें बिल्कुल डी आंसर इसमें राइट हो जाएगा, यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ये प्रश्न दोस्तों सभी शिफ्टों में लगभग उल्टे सुल्टे करके कहीं ना कहीं ये आया है क्वेश्चन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की बात करने से पहले हम एक बार आपसे और पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में इस प्रकार का जो बेल आइकन का बटन होगा उसे आप प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका फ़ायदा आप तक मिल सके। और यदि मित्रों आपको दिल से अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन हम चाहते हैं कि आप तक अच्छी शिक्षा और बेहतर से बेहतर हम क्वालिटीदार जो वीडियो हैं आप तक पहुंचाए, जिसका लाभ आप ले सके और आगामी परीक्षाओं में आप उसको काम में ले सके और एग्ज़ाम फाइट कर सके, यही हमारा मोटिव है। तो दोस्तों आपके सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए, और हमारे जो अन्य वीडियो हैं उनको भी आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। जो 24 तारीख है लगभग सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो हमने डाल दिए हैं। तो दोस्तों आइए हम बिना देरी के हुए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों हमने 25 नंबर नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे 25 नंबर की बात करते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें किसने योगदान नहीं दिया है? नहीं पे ये क्या है, कभी कभार या नहीं दिख पाता, इसलिए हम गलत कराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्टीफन एम कोवे। ये तो लेविन ने तो योगदान दिया था, बकिंघम ने भी योगदान दिया था, और स्टीफन एम कोवे ने भी योगदान दिया था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टीफन एम कोवे। इन्होंने कोई क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है ये। आगे हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान में
किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामिक मापनी। मतलब किसी भी बच्चे को उसके मतलब जो नामिक मापनी है, जैसे कि ये मंदबुद्धि है, ये पागल हैं, या मतलब ये सीखने में कमज़ोर है, ऐसे शब्दों का नाम लेकर के संबोधित नहीं कर सकते। तो इसका क्या है, इसका मतलब न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मास्टर जो अध्यापक होता है वो कम करना चाहिए, तो या फिर करना ही नहीं चाहिए। नामिक शब्दावली से क्या है, बच्चे क्या है थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जीन पियाजे हैं, अल्बर्ट बांडुरा हैं और लेव वाइगोत्स्की है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है अब्राहम मैस्लो। बी नंबर ऑप्शन राइट है। आगे हम बात करते हैं 28 नंबर की। तो 28 नंबर की बात करें तो यह हो जाएगा आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो आनुवंशिकता की जो भूमिका है उसके लिए तो एक तो जोड़ा बच्चों का अध्ययन तो ये तो है ही, और अभिभावक बालक विश्लेषण ये भी हैं, और दत्तक ग्रहण और समवयस्क समूह अध्ययन, तो दत्तक ग्रहण भी हैं। और ये जो समवयस्क समूह है, ये समूह की बात हो रही है, समवयस्क समूह, तो जो अलग अलग समवयस्क समूह हो सकते हैं तो उनकी क्या है, ये आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। आगे हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक, दैहिक यहाँ पे एक तो दैहिक की बात हो रही है, एक मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है, तो दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है फिनोटाइप। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की। तो 30 नंबर प्रश्न है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक या बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल जैविक। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो 30 हैं इसमें से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, और हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों हम आपसे बार बार पुनः कहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर ले, और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका तुरंत लाभ ले सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।